दुबई पे लगातार अटैक कर रहा है, दुबई रिटेलिएट नहीं। आपको लगता है साल भर में दुबई बिल्डअप हो जाएगा? अपने 20 साल का मेरे को ना एकदम शुद्ध देसी घी का निचोड़ दे दो। क्या तार छेड़ दिया आपने? क्या आप अलग करते हो कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में लोग रुके आपके साथ टिके? 18 महीने में करोड़पति का फॉर्मूला क्या है? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे किसी डेवलपर के साथ लगा यार ये गलती कर दी, ये गलत आदमी पकड़ लिया? इसके सारे जवाब देता हूँ। ब्रोकर की लाइफ में क्या पेन होता है? क्यों माइंड चेंज हुआ कि नहीं जी मैं डेवलपर भी बनूं? अब ड्रीम्स तो सर अंदर आग लगा रहे थे कुछ। आपका ढुलेरा को लेके एक्सपीरियंस क्या है? आपके बारे में पॉपुलर क्या है कि डेवलपर जो है आपके हाथ जोड़ देता है? आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मुरादाबाद के एक ऐसे बंदे की जो मुरादाबाद से आया, 100 स्क्वायर फीट के बहुत छोटे से ऑफिस से चालू किया, एमएलएम से शुरुआत किया, रियल एस्टेट में एंटर किया और आज रियल एस्टेट में नंबर 1 2 3 4 नहीं है, दी ओनली वन है। ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में ऐसा तहलका, तबाही मचा दी। आज 2 लाख के आसपास लगभग इनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 2000 की मैन पावर और लगभग 20 से ज्यादा ऑफिस भारत के अंदर। एक भूख थी अपने पैरों पे खड़ा हो, एक ऐसे आदमी जो इंफॉर्मेशन सुनने से पूरा होने से पहले इंप्लीमेंटेशन में लग जाते हैं, एक ऐसे आदमी जो टेस्ट में कई बार फेल हुए लेकिन हर फेल पे इन्होंने रियल बाउंस बैक किया, एक ऐसे बंदे जिनको रियल एस्टेट में आज लगभग देश में हर आदमी जानता है। उनके साथ में समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। ये कॉन्वर्सेशन एक मास्टर क्लास है, फुल अटेंशन के साथ देखना, मेरी बात सुन लो। ये मास्टर क्लास है। फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक होम एंड सोल HNS हनी कटियाल जी, आपका स्वागत है। आप कैसे एंटर किए, क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस से एंटर किए? मालूम था इतना बड़ा कर लेंगे? तो सर पहले मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा इससे पीछे आता हूँ। 2000 में एक जैपनीज कंपनी ज्वाइन की मैंने। तो वहाँ पे ना वो बड़े जैपनीज स्टाइल में ना आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाए थे। तो वहाँ उन्होंने कहा ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। लिख लो भाई, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो उसमें उन्होंने सिखाया कि जो सोच सकते हो वो सोचो, लिख डालो उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा उन्होंने सिखाया कि अपने गोल की सेटिंग इतनी स्ट्रांग हो ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो गोल सेटिंग नस से मस ना हो। वहाँ मैंने कागज पे लिख दिया कि मैं मर्सिडीज में, तो मोटरसाइकिल देखते हर रहे। 6 महीने में आपका ऑफिस बदल जाता तो होगा? डेवलपर का ऑफिस देखते रहे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते थे, तो वो ड्रीम हो गया ऐसा ऑफिस बनाएंगे। तो हमने एक्सप्रेस वे पे सर बड़ा ऑफिस ले डाला, पूरा फ्लोर प्लेट ले ली उसकी, उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया पूरा कि बड़ा ऑफिस ले लो। लोग अब टीमें तो इंक्रीज करनी है, तो हमने अपनी औकात से बड़ा ऑफिस लिया कि अब जिससे क्या कौन है, से साल में? ये सर 2008-9 की बात है। अच्छा तपस्या बिल्डिंग सर, नोएडा एक्सप्रेसवे पर। अच्छा, 2 साल में ही कर लिया ये? हाँ सर। फिर उसके बाद 2010 में क्या हुआ सर कि और बड़ा करना है, हमारे दिमाग में तो चल रहा था पूरा फितूर। तो एक डेवलपर के पास जाके हमने 5000 फ्लैट का MOU साइन कर डाला कि अब ये करना है। अच्छा, अभी कस्टमर नहीं था आपके पास? नहीं, हाँ सर, अब ये है कि 5000 फ्लैट कर डाला उस चीज़ के ना, अब जाके सोचना है इसके लिए मेहनत कितनी करनी है। कितना टाइमलाइन क्या था? तो टाइमलाइन 6 महीने का टाइमलाइन था सर। 6 महीने में 5000 5000 यूनिट, फ्लैट हमने 5000 यूनिट हमने सेल कर दी। 1000 यूनिट पर मंथ। हाँ सर। इसलिए आप कमीशन स्ट्रक्चर को थोड़ा अगर ब्रेक डाउन करके बताना चाहो, कैसे करते थे? आपने बोला तो चवन्नी के 4 हिस्से करते हैं, तो थोड़ा समझाओ सर कुछ। MLM में क्या सिखाया जाता था कि आपको ना टीम को ना बड़ा बच्चों की तरह प्यार करना है। उनकी गोल सेटिंग कर दो, ऐसी सटीक गोल सेटिंग कर दो उसकी। अगर आपने आज हेलीकॉप्टर खरीदना है ना, तो 4 लोगों को आपने मर्सिडीज दिलानी है। आज रुपए की 4 समझने का मतलब क्या है सर? जो आपकी टीम है, जैसे आज मैं हूँ, मेरे नीचे एक सीनियर है, उसके नीचे उसका TL है, उसके नीचे एक बच्चा है जो बेचारा जो सबसे ज़्यादा फीट ऑन स्ट्रीट होता है, मेहनत करता है। तो पैसा जो आ रहा है सब में बढ़ना चाहिए अल्टीमेटली, और ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो कस्टमर भी है ना, उसके साथ भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो सर ये है सर। और अभी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इन चीज़ों फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पे वो टीम टूट के डेफिनेटली खराब हो जाती है। तो टूटी तो टीम आपकी भी कई बार होगी सर ये घबराए नहीं आप इससे? सर इस चीज़ से क्या घबराना सर? जिसको आर्ट आती है सर पैसा बनाने की, या आर्ट आता है काम करने का, या जिसको मालूम है कि 0 से 100 तक का सफ़र कैसे करना है, तो उसे किस चीज़ का डर होगा सर? कभी आई थी ऐसी को बहुत बड़ी वैल्यूएबल टीम निकल गई, एक साथ ही बंदा पूरी टीम लेके निकल गया? तो सर ये टारगेट लिए जाते हैं, दोबारा से गड्ढा 6 महीने भरना है इस चीज़ को। तो उसका ये टारगेट लिया था 6 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने, 9 महीने भरना है दोबारा से। तो भर देते हैं सर। तो कैसे बढ़ते हो, मतलब क्या? सर दोबारा टीम हायर करी, ट्रेन किया, दोबारा चल दिए। तो थकान नहीं होती इसमें? अरे सर थकना मना है सर, ये तो बहुत ही मेरा तो ये तो थकना मना है, रुकना मना है, तो सर ये तो मेरा इतना फेवरेट डायलॉग है और ये मेरे पे तो लागू होता है सर। मैंने एक बार आपके बारे में और सुना था कि आप सुबह सुबह लोगों को जल्दी उठा करके वर्कआउट कराना शुरू कर देते हो, ऑफिस पहुंचा देते हो। सर मैं पहले क्या करता था कि मैं जो कोर टीम मेंबर थी ना, तो उनसे मैं मीटिंग ना कई बार तो स्टीम रूम में करता रहा। जैसे हम वर्कआउट करने आते रहे और गोल्ड्स में आते रहे, 2008 की बात है, 7-8 की बात है। तो वहाँ पे
6 साढ़े 6 पहुंचना होता था और 7:30 बजे हम स्टीम रूम में अपनी कोर मीटिंग कर रहे होते थे। स्टीम रूम में? हाँ सर। स्टीम लेते हुए? हाँ सर। आपकी मीटिंग चल रही है? हाँ, अंधेरा हो रहा है, पूरा बातें कर रहे हैं वहाँ पे पूरी हम्म। चल रहा है सर। और सर सुबह के टाइम में दिमाग में तेज दौड़ता है सर। आप मॉर्निंग उठो सर, ठीक है, और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचो सर। दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि कैसे से आगे लेके जाऊँ, ठीक है, और वो आइडियाज आपस में शेयर कर रहे हो अपनी कोडिंग के साथ। दिमाग इतने सुंदर आइडियाज आएंगे सर आपको। और एक इंसान है जो आके मिलता हुआ पहुंच रहा है 10 बजे ऑफिस, 11 बजे, सर उससे तो वैसे ही बहुत आगे निकल चुके हैं आप। तो आपका जो फर्स्ट हाफ है इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो सेकंड आपको और प्रोडक्टिव करा लोगे आप। आज आपकी कुछ टीम से मैं मिला जो 10-10, 15-15 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं। कुछ आपके कोर मेंबर्स हैं पुराने जो आपके साथ बहुत सालों से हैं, जिनकी एजिंग है आपके साथ में, एक बॉन्डिंग है आपके साथ में। तो क्या आप अलग करते हो कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में लोग रुके आपके साथ टिके? सर मैंने तो बोल रहा हूँ ना कि बच्चे से ज़्यादा प्यार करो उनको। सर उनको बच्चे से ज़्यादा प्यार करो, आप उनके साथ रहो सर, उनके लिए उनके साथ कंधे कंधा मिला के काम करो सर आप। सर लोग क्या करते हैं ना, पैसा कमाने के बाद ना 36,000 फुट पे बैठ के भेड़े चराते हैं। जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है मुरादाबाद में, ऊँट पे बैठ के भेड़े नहीं चरानी चाहिए, उतर के साथ में ना गडेरे की तरह, तब साथ में रहो उसके, तुम्हारे साथ रहेंगी जिंदगी भर। बहुत खूब, क्या बड़ी बात बोलते हो आप यार, आपकी बातों में बड़ी गहराई होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप चल रहे थे इस समय इस फेज में, मैं अभी आगे आता हूँ, उसके बाद आप डेवलपर भी बने आप, पर पहले मैं एक सवाल इसको अलग तरह से करता हूँ। भाई जिस इंडस्ट्री में आपका नाम हो गया, ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में, आप सबको समझ में आता, आप इनडिस्प्यूटेड भारतीय कंपनीज के अंदर भारत में सबसे बड़ा काम आपने किया, तो ये क्यों माइंड चेंज हुआ कि नहीं जी मैं डेवलपर भी बनूंगा? डेवलपर तो बहुत है देश में, ये माइंड में कैसे आया विचार, ये कहाँ से है, वो क्या चेंज था ऐसा? सर इसमें एक और बात बोलूँगा कि औकात के हिसाब से सपने दिखाए जाते हैं। शायद रिक्शा वाले को सपना आता हो कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ, ऑटो रिक्शा वाले का आता हो शायद मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाऊँ, ड्राइवर बन जाऊँ तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मेरी हो। अब सर मेरे को डेफिनेटली सपना ऐसे इंडस्ट्री का हूँ, तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जहाँ मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऐसी बिल्डिंग मैं बनाता हूँ, आइडियाज़ आते हैं वहाँ देख के बार बार। तो 2015 में सर मैंने ऐसी ह्यूमन सोल HNS स्टार्ट करी सर। वहाँ पे बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये HNS नाम मैंने पहले सुना था, मैं सोचता था कि ये दो भाई हैं, हन्नी एंड सन्नी है तो ये ह्यूमन सोल सर अल्टीमेटली। तो कई बार लोग ये सोचते हैं हनी एंड साक्षी है, हनी एंड सोनिया है, मेरी सिस्टर नाम सोनी S से स्टार्ट होता है, तो फिर ह्यूमन सोल नाम है इसका, मेरे गुरुजी ने नाम दिया था इनफैक्ट ये। और ये शुरुआत की 2015 में। इसमें सर बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट करे हमने, और समय के हिसाब से बहुत आगे थे वो, 4 साल 5 साल 10 साल आगे थे। जिससे पहले ब्रांडेड रेसिडेंसीज एफ प्रीमियर फैशन के साथ हमने टाइप करा। मिशेल आडम उसके जो ओनर थे, उन्होंने आके इनॉग्रेट करा उसको यहाँ पर आके, जो अब जाके डिलीवर्ड हुए हैं एट जमुना एक्सप्रेस वे। मैं इस पे आता हूँ, एक रियल एस्टेट का जो ब्रोकर है जिसकी बड़ी टीम है, आज तक आपका सबसे बड़ा टीम साइज क्या रहा होगा? 500-600। 500-600 जो एक इंडिविजुअल टीम मेंबर जो है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, जो आपका टोटल रियल एस्टेट में आपका जो टीम साइज रहा है ब्रोकर्स का साथ में। सर मेरे साथ 2000 लोग कम एज इन्वेस्टर्स लेंगे, बाकी ब्रोकर डीलर नेटवर्क अलग से है बाहर का। अलग से, तो ये आपके पेरोल पे है 2000 लोग? 2000 लोग सर इन हाउस हैं जो कि मेरे हिसाब से काम करते हैं। हम जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। जब आपने एक नाम बिल्ड किया रियल एस्टेट में, मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट वर्दिनेस लॉन्ग टर्म में। एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मेरी आपकी मुलाकात बड़ी वायरल हुई थी कहीं पे, जहाँ पे हम बैठे थे और वो बात हो रही थी, हाँ जी सूप। तो उस समय हम 30,000 स्क्वायर फीट की एक प्लेट का ऑफिस लेना चाह रहे थे नोएडा में। तो वो डेवलपर साहब ने सूप खत्म नहीं किया 1 घंटे की मीटिंग में, एक्चुअली पीना भी शुरू नहीं किया, लेकिन 7-8 बार कमिट कर दिया, अभी सूप खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ। मैं कहा था भाई जो सूप की 7 कमिटमेंट करके सूप खत्म नहीं किया, वो बिल्डिंग कैसे खत्म करेगा, कंप्लीट करेगा? तो आज भी उनके शायद कुछ बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हुई पाई, वो अपने फंसे। लेकिन जब आप किसी के साथ काम करते हो और अगर डेवलपर ने कोई गड़बड़ करी तो उसका इम्पैक्ट भी आप पे आता है, क्योंकि कस्टमर आप पे भरोसा करके आ रहा है, इन्वेस्टर आप पे भरोसा करके आ रहा है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे किसी डेवलपर के साथ लगा यार ये गलती कर दी, ये गलत आदमी पकड़ लिया, इसका माल गलत बेच दिया, हम फंस गए यार? सर ये ना कई बार 2016 से 18 से पहले कई बार ऐसा हुआ, जब रेरा नहीं आया था, तो वैसा कई बार ऐसा हुआ कि हमसे बहुत गलतियाँ हो गई उस टाइम पर। पर डेफिनेटली आफ्टर रेरा ना सर ये चीज़ें बहुत मिनिमाइज हो गई हैं सर। पर आज भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि क्या होता है सर, एक ब्रोकर कम्युनिटी क्या है सर, इसमें ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि हमें। अभी इस समय जो रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, हमने देखा, मतलब बहुत पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट आया इंडिया में। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं जो एक्चुअली रिलीजियस टूरिज्म को कभी समझ नहीं रहे थे, उनका भी तो नंबर बढ़ा है।
दूसरा जिसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो भी उस पर जा रहा है, तो उससे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट दिख सर रहा है? अभी रिसेंटली अयोध्या आपने देखा होगा सर, अयोध्या में जो दो मोस्ट ट्रैवल लोकेशन थी लास्ट ईयर की, वो अयोध्या थी, दूसरी गोवा थी, दो थी। सर जहाँ भी जितना भी ये चीज़ें बढ़ रही है ना, इससे टूरिज्म बढ़ रहा है सर, वहाँ का रियल एस्टेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रेंटल बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आज आप डिफरेंट साइट्स पे जाके अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दो, वहाँ पे आपको पर डे रेंटल मिल रहा है। कोठी चल रही है 15,000 में, 15-20। क्लाइंट है लीडरशिप फनल के, वो काशी विश्वनाथ में वहाँ पे मतलब यानी कि वाराणसी में उनका ज्वेलरी का बिजनेस था, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे प्रीमियम क्लाइंट है। उन्होंने ना बुटीक छोटे छोटे बहुत सारे होटल खोलने शुरू कर दिए। पहला होटल चल गया, दूसरा चल गया, तीसरा चल गया, ऑक्यूपेंसी बहुत बिल्ड हो रहा है। तो उनका भी कहना है कि रिलीजियस टूरिज्म अलग अलग जगह बहुत तेज बूम किया है। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? सर इसमें कैपिटलाइज करने की बेस्ट है, इसमें जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है आपको आज की डेट में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक गेस्ट हाउस में या ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ जहाँ प्लग एंड प्ले हो। आप कोई भी टूरिस्ट आए वहाँ पर, प्रॉपर्टी आपकी ले और आपको रेंटल दे और आप चला जाए वहाँ से, और उसको आप उसकी हाउस कीपिंग वगैरह परफेक्ट हो, तो आपको रेंटल रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले सर वहाँ से। और रेंटल रिटर्न रेसिडेंशियल के अंदर वो रेंटल रिटर्न कभी आपको नहीं मिलेंगे इतने अच्छे जितने वहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज अब और जो टूरिज्म बढ़ भी रहा है वो हर साल इंक्रीज भी हो रहा है सर, ऐसा नहीं डिक्रीज हो रहा, हर साल इंक्रीज भी हो रहा है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए किसी का रियल एस्टेट में इस समय मन है कि अब मैं कुछ एक्सपैंड करना चाहता हूँ। कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सकता है वो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर सकता है वो, प्रीमियम में जा सकता है वो, वैल्यू फॉर मनी में एंटर कर सकता है वो एंटर कर सकता है कि मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल करना चाहता हूँ, मैं लीज एंड बाय बैक मॉडल लाना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। इस समय मुझे कोई 2-3 तरह के मॉडल बताइए जो आज के समय में बहुत ठीक है और अगले 3-4 साल बहुत चलेंगे। किसी रियल एस्टेट के डेवलपर को अगर आपने सुझाव देना हो तो आपके एक्सपीरियंस से क्या सुझाव देंगे? सर अगर छोटे से स्टार्ट करना है अभी और नॉर्थ में स्टार्ट करना है, तो उत्तराखंड सर सुपर डुपर बूम करेगा। जो अभी गटके हिसाब कर रहे हैं हमारा, 2.5 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे, 3.5 घंटे में ऋषिकेश, 4.5 घंटे में टेहरी। सर ये पूरी बेल्ट ना सर चमकने वाली है सर यहाँ पर, और यहाँ अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ रियल एस्टेट, खास तौर पर टेहरी की बात करता हूँ या ऋषिकेश की थोड़े आउटस्कर्ट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ सर खतरनाक बूम होने वाला है सर, कनेक्टिविटी की वजह से। अभी जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती तो वहाँ 8-8 घंटे आप देखते हो जाम लगते हैं, ठीक है। अब वो रुक इस साइड हो जाएगा सर अल्टीमेटली। हम बहुत जगह देखते हैं, मनाली में जाम लग गया 8 घंटे का, 10 घंटे का, बर्फ़ में गाड़ी फिसल रही है, ये सब चीज़ें। तो लोगों के पास क्या है कि वो जगह ना वो कंफर्टेबल हो जाएगी पहुंचने के लिए वहाँ पर, तो वहाँ अभी सॉलिड बूम आएगा। और वहाँ पर अभी किस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करें? सर अब जैसे टेहरी में अभी लैंड मिल जाएगी, लेट से आपको 1 करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से, वहाँ सर्विस अपार्टमेंट बना लीजिए आप, प्लॉटिंग कर ली वहाँ पर आपने, वहाँ पर आपने हट्स बना ली, कुछ बना लिया। उसके बाद लीज बैक मॉडल पे भी चलाते हैं हम उसको, आपने सेल कर दिया कस्टमर को, लीज बैक पे भी ले लिया, उस चीज़ को आपको रेंटल रिटर्न मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। सेम चीज़ ऋषिकेश में कर सकते हैं आप। अभी ऋषिकेश में भी बूम आना रह गया है, अभी सर आना है वहाँ पर। ये जगह ना सर उत्तराखंड खास तौर से ना सर वो नेक्स्ट लेवल पहुँचने वाली। मेरे को ना, जैसे आपने को डेवलपर्स के लिए कुछ सोल्यूशन दिया, आपने उत्तराखंड की बात करी। उत्तराखंड आने वाले समय में भाई लोग नोट कर सकते हो, कमाल करेगा। अच्छा, आपने राज्य सीधा सीधा इंडिकेट भी कर दिया, खासतौर से बड़ी सही बात कही। मैं एक्चुअली मेरे पास अभी कोई आया भी था कि देहरादून में इतना बड़ा प्लॉट मिल रहा है, हम 50 एकड़ का प्लॉट वहाँ देख रहे थे। मेरे को एक अनाथ आश्रम खोलना था, तो और वो वहाँ पे अगर हम खोल सके तो वो लोग स्कूल्स के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, मुझे अनाथ आश्रम में एक स्कूल बनाना है। तो ये तो डेवलपर्स की हम बात कर रहे थे, मेरे को थोड़ा ब्रोकर कम्युनिटी की बात करनी है। ये बड़ी कम्युनिटी है देश में, आपने इनके साथ बहुत काम किया है, आप खुद एक इस डीएनए को साथ लेकर के चले हो। ब्रोकर की लाइफ में क्या पेन होते हैं, क्या समस्याएं आती है उसकी ज़िंदगी में? मतलब आसान नहीं है। जैसे एक समस्या आपने बताई यार, जो मैंने मेहनत करी है, मेहनताना, उसको बाद में कैश आउट करने में टाइम लग जाता है बहुत, और कई बार बहुत मेहनत लग जाती है। ब्रोकर की थोड़ी बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी देखी है आपने? सर क्या तार छेड़ दिया आपने ना सर, बिल्कुल अंदर से ना, बिल्कुल। इसका तो इतने सारे जवाब दे सकता हूँ मैं। तो सर एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो कंपनी में काम कर रहा होता है, वो एक एवरेज टाइम में 5-6 सेलें कर पाता है पूरे साल में। और उस 5-6 सेलों में सर 5 प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छी निकल जाए ना, उसके उसके लिए कोई मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा। थैंकलेस जॉब है सर। एक प्रॉपर्टी कुछ भी दिक्कत निकल जाएगी तो जीना आराम हो जाएगा उसका। अनसंग हीरोज होते हैं सर, वो रात दिन काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होंगे, नहीं ब्रोशर लिए खड़े होंगे। मैं सबकी सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर। कस्टमर कॉल का वेट कर रहे होंगे, कस्टमर का बाहर खड़े हो, साइट के बाहर खड़े हो घंटे वेट कर रहे होंगे। कस्टमर बड़ा इजीली बोल देता है कि साहब मैं नहीं आ रहा, वो 2 घंटे बेचारा खड़ा धूप में वेट कर रहा है। विजिट कराई, उसके बाद फ़ोन उठाने बंद हो गए, कॉल करी, उल्टा सीधा बोल दिया उसको बेचारे को। तो वो बेचारा ना बहुत ही ऐसी लाइफ
कई बार मैं देखता हूँ उनकी, तो यहाँ तो बहुत मोटिवेशन देते हैं। पेशेंस बहुत चाहिए। हाँ, तो बहुत थैंकलेस जॉब बोलूँगा इस चीज़ के अंदर। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अप्रिशिएशन के लिए कि मैसेज आया यार तेरी वजह से ना इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, ठीक है, और ले भाई तेरे को मैं ये गिफ्ट देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। गाली ज़रूर पड़ जाएगी, कुछ चीज़ कोई भी आपदा आ गई तो उसको गाली ज़रूर पड़ जाएगी उसको, ठीक है, तो ये ज़रूर है। तो मैं ब्रोकर के लिए खास तौर से सर, बहुत ही मेहनती कौम है सर, बहुत ही मेहनती कौम है, दिन रात काम करती है। आप अगर ब्रोकर को कोई सुझाव देना चाहें कि वो कैसे आगे बढ़े लाइफ में, क्या करे, क्या 2-3 सुझाव देना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से? कोई ब्रोकर है तो भाई ध्यान से सुन लो, ऐसे करके क्या सुझाव? सर मैं तो अपनी टीम को एक ही बात बोलता हूँ सर, सारा काम चलता है कन्वर्जन पे सर। आपने इतनी कॉलिंग करी, इतनी मीटिंग अलाइन हुई, और सारी मार्केट ना कन्वर्जन पे है सर। कि मैं किसी प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ 10 विजिट करा रहा हूँ तो कहीं 3 कन्वर्ट हो रहे हैं। जब कन्वर्जन गिरता है, सेलें डाउन जाती हैं, तो 20 पे 3 कन्वर्जन जाते हैं। तो जैसी मार्केट डाउन जाए सर, डबल ट्रिपल एफर्ट डालने स्टार्ट कर दो सर, वही रिजल्ट मिलेंगे आपको, वही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। उस मेहनत को बस आपने सिर्फ उस चीज़ से तोलना है कि मैं 100 कॉल कर रहा था, मैं 200 कॉल करनी है अल्टीमेटली। अब इस मार्केट के अंदर मैं वही रिजल्ट मिल जाएंगे मेरे को। यही गलती करते हैं सारे लोग सर, वो अपनी उस एफर्ट्स को इंक्रीज नहीं करते सर। मुझे नंबर ऑफ विजिट इंक्रीज करनी, मुझे सेम रिजल्ट सेम मोमेंट सेम टाइम में मिल जाएंगे। जो मैं कहता था लास्ट ईयर तो ये चल रहा था, वो चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सेम टाइम पे वो चीज़ मिल जाएगी सर। एक ब्रोकर को अगर अपना प्रोजेक्ट फाइनल करना हो, डिसाइड करना हो, इसका माल बेचना अच्छा है, माल तो बहुत बिक रहा है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में ही देखो तो एनसीआर में बहुत कुछ बन रहा है, एनसीआर बढ़ते चला जा रहा है। हर साल एनसीआर 5 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है, हर साल एनसीआर 10 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है। एनसीआर में क्या क्या इंक्लूड हो गया अभी तो उसका हिसाब करना मुश्किल होता जा रहा है। एक ब्रोकर को फाइनल करना यार, मेरे को इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, कोई पैरामीटर डिसाइड करते हो यार, ये चीज़ सुझाव देना चाहता हूँ मैं, इस तरह के डेवलपर के साथ काम करूँ। बहुत अच्छे पैरामीटर ब्रेक कर दूंगा ब्रोकर के। जब हमने एंटर करा था ना, तो उसमें क्या होता था कि सेक्टर्स में काम होता है। मैं फलाने सेक्टर में हूँ तो इसकी सेक्टर की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, उनने अपना अपने आप ही वो कुएं का मेंढक की तरह काम कर रहा है, इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहा। अब दूसरे सेक्टर में आया तो उसके अलग ब्रोकर से उतरे, वहाँ रेंट पे आ रहे हैं तो सब वही काम करते हैं वहाँ पर। सबने पैरामीटर थे ही नहीं हमारे, हमने जैपनीज से सीख कर आए थे, हमारे पैरामीटर थे ही नहीं। हमने कहा ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारा प्ले ग्राउंड है भैया, कुछ भी बेच लो तुम, इतनी बड़ी मार्केट है, कहीं कुछ भी काम कर लो। हम वहाँ से बैठे हुए कुछ भी बेच रहे होते थे, किसी सेक्टर में चले जाते थे। हमने ये इस रीजन से 100 किलोमीटर आगे, 200 किलोमीटर पीछे, कहीं भी हमें कुछ भी मिल जाए अल्टीमेटली। हमें तो कंटेंट है, उसे कस्टमर ढूंढना, वहाँ जाना, उसे मीटिंग करनी, सेल करना है उस चीज़ को। तो जब तक ब्रोकर वो पैरामीटर नहीं ब्रेक करेगा ना, तब तक वो उस कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा, उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। आप कह रहे हो बाउंड्री ब्रेक करनी है उसको सर। वो इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब आप सोचो ना कि आज मोदी जी एक अनाउंसमेंट करते हैं, मैं यहाँ एयरपोर्ट लेके आ रहा हूँ, वहाँ की मार्केट देखो सर कहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ पहुँच जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। कहीं पर भी कुछ भी निकल रहा है सर, इतना कुछ काम करने को सर, ये सर सोने की नगरी है सर, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं इतना कुछ। और जो डेवलपमेंट अब हो रही है कंट्री के अंदर सर, यहाँ तो सर आप काम करने वाले बनो सर, आप तो इतिहास रच दोगे। तो आपने, आपकी बातों में मैं एक चीज़ पकड़ पाया कि जहाँ पे आगे ग्रोथ आने वाली है, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ कुछ भी। पहुँच अगर मैं आज सब गडकरी अनाउंस कर देते हैं साहब, मैं आपको 3 घंटे में शिमला पहुँचा दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या 2.5 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा, या 4 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा फलानी जगह, कुछ भी। तो सर वहाँ का रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। मैं मेट्रो आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ कुछ बड़ा 5 स्टार होटल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है सर, या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो गई, या बड़ा मंदिर आ रहा है, कुछ भी हो गया सर, तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा सर वहाँ का, 1000% करेगा। तो आपका एक पैरामीटर हो गया कि भाई नेक्स्ट 2-3 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, नेक्स्ट 4 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, वहाँ पहुँचो और वहाँ के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। और क्या चीज़ मैं फाइनलाइज करूँ, मतलब ब्रोकर यार मेरे को ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये प्रोजेक्ट चुनना चाहिए, इस लोकेशन पे जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रोकर है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, नए लॉन्चेस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो क्या होता है कि सर पिक्चर आती है, जैसे एक पूरे साल में 4 अच्छी पिक्चर आ गई, उसमें काम कर लिया, उसके अलावा ना वो बस और छोटा मोटा इधर उधर काम कर लिया, वो लॉन्चेस पे डिपेंडेंसी है। सस्टेनेंस वाला बिजनेस होता है हमारा, जो लॉन्च के बाद ना बच जाती है इन्वेंट्रीज। अगर वहाँ फोकस करें सर, वहाँ इतना दम है, इतना काम है उस जगह, आप सोच भी सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी कंपनी हूँ, मेरे 5000 फ्लैट आए थे, 4000 फ्लैट सेल हो गए सर, 1000 फ्लैट बचे। अब 1000 फ्लैट में, क्योंकि अब तो प्री लॉन्च में बहुत आसानी से बिक गया, अब थोड़े से रेट इंक्रीज हो गए। अब उस 1000 फ्लैट को ना सस्टेनेंस बिकता है वो आराम आराम से, तो वहाँ पर क्या है, उनका फोकस नहीं बन पाता वहाँ पर। लॉन्च भी इजी होता है, भीड़ देख के, माहौल बना हुआ था उसके अंदर, अलॉटमेंट चल रही है, एक बड़ा हॉल है उसके अंदर, वहाँ नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये चल रहा है पूरा, तो माहौल तो चाहिए सर अल्टीमेटली। बाद में वो माहौल नहीं मिल पाता, पर तब भी वो आसान ईजी टू सेल होता है प्रोडक्ट, कि कस्टमर तो है ना मार्केट में। एक ब्रोकर को अपनी टीम एक्सपैंड अगर करनी है तो वो उसको ब्रोकर के साथ उसको सब ब्रोकर ज़्यादा बनाने चाहिए या इन हाउस टीम ज़्यादा बनानी चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, जितनी डिपेंडेंसी ना बाहर होगी ना, उतना डिफिकल्ट है, जितना सब बैसाखियाँ हैं अल्टीमेटली, ठीक है, आपके अपने तो है नहीं। एक हमारा क्लाइंट है रियासत, जयपुर से, वो प्लॉटिंग करते हैं,
उन्होंने 1000 ब्रोकर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए हमारे लीडरशिप फनल में आते हैं, सीजीपी में आते हैं, हमारे प्रीमियम क्लाइंट हैं। 1000 ब्रोकर्स का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए एक्सक्लूसिव एडवांटेज है, उनके पास चैनल एडवांटेज है। ये ब्रोकर किसी और का काम नहीं करेंगे, ये ब्रोकर खाली उनका काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या बदल गई रियासत के लिए? रियासत सप्लाई की हाँ, प्रॉब्लम उनकी सप्लाई हो गई अब, क्योंकि माल बेचना आसान हो गया। ये आज आइटम निकाली, 1000 आदमी के ग्रुप में डाल दिया और हफ्ते भर के अंदर माल खत्म। सप्लाई नहीं मिल पा रही होगी अब सप्लाई नहीं मिल रही उनको पीछे से, वो सप्लाई पे काम कर रहे हैं, मैं और कैसे लेकर के आऊँ? आप उसमें वो गलती कर देंगे तो आज अगर वो 1000 लोग उस पर डिपेंडेंट है अल्टीमेटली, तो 1000 लोग ये या तो छोड़ के चले जाएंगे उस चीज़ को, या सप्लाई में गलती कर देंगे जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि एक एक प्रोसेस है ना सर, आपका लैंड अप्रूवल्स का, रेरा का टाइम पीरियड है, उतने टाइम में खाली कौन सा बैठेगा, उसे घर चलाना अपना, या तो सैलरीड हो। अब ऐसा ब्रोकर काम करे, कमीशन में काम करे, तो सर दोनों चीज़ों में सर फर्क है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इन हाउस ज़्यादा अपने आप को धीमे धीमे बिल्ड करूं, बजाय कि मैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। सर इन हाउस बिल्ड करने से क्या होता है कि मेरे को ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर मैं इन हाउस एज अ ब्रोकर काम कर रहा हूँ, अब आप एज अ डेवलपर बात नहीं कर रहे, मैं एज अ ब्रोकर बात कर रहा हूँ कि मैं आज मेरे पे तो पूरी दुनिया है बेचने की इस समय, ठीक है। मैंने ये प्रोजेक्ट जंप मार के दूसरे पे चला गया, दूसरे से मार के तीसरे पे चला गया, तीसरे से बेचने का चौथे पे चला गया। तो मेरे डिपेंडेंसी नहीं, मेरी ये नहीं है कि मुझे सिर्फ यही करना है और यहाँ तक ही करना है, तो मैं सेल करूँगा आगे बढ़ूंगा सर। मेरे को थोड़ा आप इन हाउस अगर एक ब्रोकर अपनी टीम तैयार करना चाह रहा है तो आप मुझे थोड़ा उसका ऑर्गेनोग्राम समझाओ, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना समझाओ, थोड़ा टीम का साइज कैसा होना चाहिए, क्या फंक्शन, क्या लीडर्स होने जरूरी हैं, किस तरह की टीम बिल्ड करनी है, क्या क्या डिपार्टमेंट होने चाहिए मेरे पास, किस किस स्टेप्स में मैं एक्सपैंड करूँगा। ये आपने 20 साल में पूरी जर्नी देखी है। 4 से 5 उसके ऊपर टीएल हो सर, उसके ऊपर उसका सुपर टीएल हो जो भी सीनियर हो उसका, ये 3 सर होने चाहिए इस चीज़ के ना। अब वो सब जैसे एमएलएम में चलती है ना सर, उसके नीचे 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, ऐसे करके पूरा ट्री तैयार होता है। ऊपर एक मेन हेड बैठा होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है उनको, रोज सुबह उनकी उसमें आग डाल रहा होता है मॉर्निंग बैठ के। सर एक तो पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं सर ना, वो क्या होता है सर, जब हम पैसा कमाते हैं ना, हम बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो बाबू बन जाते हैं। उसके बाद 12 बजे पहुंचना, 1 बजे पहुंचना, हम सोचेंगे हमारा धंधा चल रहा है, इसके अंदर अल्टीमेटली वो धंधा कटना स्टार्ट हो जाता है सर, और ज़मीन नीचे निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सर टीम से पहले ऑफिस पहुंच जाओगे ना सर। सर मैं अपना एग्जांपल दूंगा, वो आपको दिल खुश हो जाएगा। थ्रू आउट माई लाइफ से जब मैं पूरा ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं पहला इंसान होता था इंटर करने वाला। मैं बोलता था कि अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो 50,000 की पेनल्टी मेरे पे, और मेरा जो स्कोर टीम मेंबर है उसे 5,000 की पेनल्टी होती थी। सर थ्रू आउट माई लाइफ में एक दिन लेट नहीं हुआ सर। एक बार क्या हुआ सर, मैं जाम में फंसा हुआ था, तपस्या बिल्डिंग ठीक सामने की बात है, जहाँ में फंसा हुआ था मैं, वहाँ पूरा गंदा जाम था। मैंने फिर वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया कि मैं भाग के पहुँच जाऊँगा, जाम में गाड़ी निकल नहीं मेरी। तो घूमने के बाद एक बच्चा मिला, उसने आईसी नहीं था, उसकी बाइक पे बैठा मैं, कि मैं लेट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन पेनल्टी लगी? नहीं सर, मैं पहुँच गया टाइम से, क्योंकि मैं क्या गाड़ी से पहुँचता। टाइम क्या था ये? तो मॉर्निंग का सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, यूनिटेक के बाहर की बात है सर, बिल्कुल तपस्या के क्रॉस दी रोड। तो हमेशा आप सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं? सर उसके 8:30 भी पहुँचना, 8:30 साइड पे पहुँचना, 7 बजे पहुँचेंगे सर उस चीज़ के लिए। हाँ पहुँचना है सर, एग्जाम्पल तभी सेट होगा ना सर, तो लीडर साथ में खड़ा होगा सुबह। तो लीडरशिप तो वहीं आती है ना कि आप पहले खड़े हो उससे, टीम से। मेरे को याद है बहुत साल पहले मैंने देखा था कहीं सोशल मीडिया पे, आपने कुछ सैकड़ों गाड़ियां भी बांटी थी। सर ये ये कब ना, की बात थी? ये क्या हुआ सर कि अब हम तो ड्रीमर हैं सर, जहाँ दिमाग में आ गया चाहिए, तो एक दिन ऐसी बैठ कर आ गया कि हमने एक देखे कि डायमंड मर्चेंट है, उन्होंने सब बहुत सारी गाड़ियाँ बांटी। गोविंद काका ढोलकिया और सावजी भाई ढोलकिया। हाँ तो एक सर वो सूरत के। गुजरात के हैं सर। सूरत हाँ, के। हाँ, ये दो है, दोनों का 20-20 हजार करोड़ का डायमंड का बिजनेस है। तो सर हमारा तो 20,000 करोड़ का बिजनेस नहीं था, पर डेफिनेटली दिल, भगवान ने दिल बहुत बढ़ा दिया हुआ है कि कहीं कुछ भी कर जाए उस चीज़ के लिए। तो 2019 की बात है, अगस्त मंथ की बात है शायद। तो कोई ऐसी हमने 50-60 गाड़ियाँ, उसके बाद आईपैड्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, सारी चीज़ें। तो हमने बहुत बड़ा इवेंट करा, उसमें 2,000 लोग आए और वहाँ सेलिब्रेट करा, और बहुत ही मज़ा आया सर उसमें। और जो कॉन्फिडेंस था उनका 10 टाइम हो गया सर सबका। अब उन्होंने भी ये चीज़ सीख ली सर। आपको टीम जो थी उनको मनोगा देना सर, जॉय ऑफ गिविंग ना इतना मज़ा आता है सर। ठीक है, आप पे कुछ भी है ना सर, और आपको आपके पास कोई मांगने आ रहा है सर, एक तो आप ये सोच लो, भगवान को थैंक यू बोलो, तो आपकी औकात बढ़ा दी कि आपसे कोई मांगने आ रहा है, और उसको 10,000 बार सोचना पड़ रहा होगा, उसको अपनी ईगो को इतना ज़्यादा उसने संभाल के रहा होगा कि मैं मांग रहा हूँ कोई चीज़, और आप ये सोचिए कि आपको दिया है भगवान ने, कि मांग पा रहा है वो, और आप दे दो उसे। तो सर ये बहुत बड़ी बात है ना सर, कि आपको भगवान ने इस जगह पहुँचा दिया अल्टीमेटली, आप दे सकते हो किसी को। नहीं तो सर हम जरा फकीर पे क्या क्या था, कुछ भी नहीं था। पिछले 20 साल में अगर देखें तो एक आपने अपने रियल एस्टेट की इस एक्सपीरियंस में क्या लगता है, ईमानदारी से बताइए, सबसे बड़ी गलती क्या करी आपने? गलतियां तो सर इतनी करी हैं सर, उसकी तो किताब बन जाएगी सर। गलतियों सीखा बहुत है सर, और सर इम्प्लीमेंटेशन पावर से बहुत स्ट्रांग है सर। गलती करी है सर, बहुत जल्दी से कोई चीज़ सीखी और फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया इस समय।
सर और सर मैं चोर हूँ बहुत बड़ा सर, मैं अपनी चोरी बताऊँ, बहुत सारी करी चोरियाँ। मैं गलतियों पहले चोरी की बात करता हूँ सर आपसे। तो सर हम सुमानसा गए 2010 के अंदर, वहाँ पर हमने देखा दुबई के सुमानसा में एग्जीबिशन है। सारे डेवलपर्स जो हैं उन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है और सब वहाँ पे सारे दुबई के जो एनआरआईज थे वो आ रहे हैं वहाँ पे डेवलपर्स की स्टॉल पे, इंडियन डेवलपर्स थे, उनकी स्टॉल पे आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो मैंने सर वहाँ से आइडिया चोरी करा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ इंडिया के अंदर, और अकेला कर सकता हूँ उस चीज़ के अंदर, जहाँ मेरी टीम ही बेच रही हो सिर्फ और मैं ही सारे डेवलपर्स लेकर आऊँ। तो हमने सर ला के वहाँ से ना इंडिया में ला के प्रॉफेस कॉपी कर दिया, सारी सारी स्टॉल लगा दी डेवलपर्स की, और उसमें जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सारे हमारी स्टॉल्स पे जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसको हैंडल कर रहे हैं, सारा क्राउड जो आ रहा है वो सारे हमारे बच्चे हैंडल कर रहे हैं। तो सर वो सुपर डुपर हिट गया। अभी रिसेंटली सर क्या हुआ कि तो आप आइडिया चोरी कर लेते हो? सर ऐसे बहुत सारे आइडिया, फिर हमने हेल्पलाइन नंबर, हमने जैसे जज डायल का होता है चुरा लिया, अपना हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर दिया 80 10 10 10 10, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन वो स्टार्ट कर दी सर, उस पर खतरनाक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। फिर प्रॉपर्टी के हमने वो डोमिनोज से स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर्टी की होम डिलीवरी, ठीक है, 90 मिनट में 30 मिनट करते हमने 90 मिनट कर दिया। तो जहाँ पर भी हो इतने किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा बच्चा 90 मिनट में लैपटॉप लेके पहुँच जाएगा आपके पास, सारी प्रॉपर्टी है वो घर बैठे समझा रहे हैं, सारे वॉक थ्रू सब घर बैठे दिखा देगा, आपको हिलने की जरूरत नहीं वहाँ से। वो सुपर हिट गया कैंपेन हमारा। तो ऐसे साथ बहुत सारे कैंपेन थे हमारे, बैक टू बैक बहुत सारे कैंपेन थे, सुपर डुपर हिट गए। अभी रिसेंटली सर एक आइडिया मैंने चोरी करा सर, वो सुपर हिट गया, वो भी वो इतना सुपर हिट गया सर वो, तो कि आप सोच भी सकते सर, मैंने जूडियो का मॉडल अंडरस्टैंड करा। वो था सर, वो मैंने उनके साथ बैठा हुआ था, वो कह रहे मैम 999 के नीचे ना, मैंने तो इतनी भीड़ क्यों होती है यार सारे उसमें, मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी, तो उसके बाद पढ़ी सॉरी केस स्टडी मैंने उनकी, तो 999 से नीचे ना सर वो माल दे देते हैं, सामान दे देते हैं, तभी इतनी भीड़ होती है। और सर जो कस्टमर था वो तबके वाला जो आज के डेट में मार्केट्स में आता रहा, उसे मिल जाता माहौल मिल जाता है उसको, एसी मिल जाता है उसको, और उसको इतनी इज्जत मिल जाती है उसको, बिल्कुल 5 स्टार टाइप। तो मैंने कहा ये काम तो मैं भी करूँगा रियल एस्टेट में। तो मैं सर एक कैंपेन बनाया, अपनी टीम को बोला कि तुम अक्रॉस इंडिया जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आज की डेट में 99 लाख से नीचे ना, वो इकट्ठे कर लो सारे। तो अक्रॉस इंडिया कोने कोने जाके उन्होंने इकट्ठे करे। तो हमने कैंपेन निकाले 99 लाख में 99 ऑप्शन एक छत के नीचे, और हमने एक इवेंट कर दिया सर। सर वो इवेंट में 17 घंटे का इवेंट चला सर, वो सुबह 10 बजे लेकर रात के 3 बजे खत्म हुआ, 2 शिफ्ट में चलाया सर उसको। 2 शिफ्टों में आपने सर होटल में काम होता हो देखा हो सर, रियल एस्टेट पहले देखा 5000 लोग आए सर एक दिन में। तो जोरा में करा हमने कन्वेंशन सेंटर में, 13 जुलाई की बात है सर। तो हमें सर हम समझ नहीं पाए कहाँ से आ गए सब लोग इतने। बुकिंग्स मिली सर खतरनाक, ताबड़तोड़, लकी ड्रॉ भी निकाले वहाँ, बड़ा खतरनाक से बोल। तो अगर मैं देखूं कि इम्प्लीमेंटेशन आइडिया पे वो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके अलावा अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, हनी कटियाल की और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में क्या मानते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी जिसने आज तक आपको आगे बढ़ाया? सर 2 चीज़ें हैं सर, और 2 ही चीज़ अगर हिंदुस्तान में लोग कर लेना तो वो पता नहीं कितना आगे निकल जाए। सर पहला सर मेरे को एक बहुत अच्छा कंट्रोल है सर, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता हूँ कि अब जब मुझे डिस्ट्रैक्शन काटना तो काटा मार दूंगा इस चीज़ में, खाने को छोड़ना खाने को छोड़ दूंगा। डिसिप्लिन इतना सर, लेज़र फोकस सर अपने ड्रीम की तरफ, कि दुनिया तस से मस नहीं हो सकती सर, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए कुछ भी करके, और किसी हद तक चला जाता हूँ उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए सर बिल्कुल ऐसा कि मतलब ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। तो एक तो ये है सर अपने आप पे जीत हासिल करना, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते सर। अपने आप को जीतना, अपने बॉडी को गुलाम बनाना, अपनी बॉडी को अपने अनुसार चलाना, जो इस समय इस कंडीशन में हूँ एट प्रेजेंट में। सेकंड सर इम्प्लीमेंटेशन। सर आपके ना वीडियोस पे लाखों व्यूज़ आते हो, करोड़ों व्यूज़ आते होंगे, कैसे अमीर बनना है, कैसे पतला होना है, मोटा होना है, इतना सारा कंटेंट है इस समय, पूरे पूरे ब्रह्मांड का कंटेंट होगा इस समय आपके चैनल पे भी बाहर भी। उसे अगर वो कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर ले सर, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आपने जो चीज़ सिखा रखी है या बाकी सीखने को मिलती है सर, सही 2 चीज़ें तो नहीं कर पाते हम। अब आप सोचिए ना सर कि सर ये 2 चीज़ें करता हूँ सर, कि दोनों चीज़ें सर मैं जो सीख लेता हूँ सर, मैं कोई ना मैं MBA करा हूँ, ना मेरे कोई घर में किसी ने MBA करा होगा, या कोई मैं ऐसे फैमिली से बहुत कुछ पढ़े लिखे हूँ। तो मैं जो चीज़ सीखी सर, जापानी जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट कर दिया सर, जो सीखा रियल एस्टेट में उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, जो किसी कंपनी में अच्छा चला उसे इम्प्लीमेंट कर दिया लाके, यही चीज़ सीखी सर। चोर, मैं तो आपको कह रहा हूँ चोर हूँ मैं, जो चीज़ देखी सर इम्प्लीमेंट कर दी, कोई आइडिया दिख गया चलते फिरते उसे कॉपी कर स्टार्ट कर दिया, और सर रिजल्ट। अब सुमानसा वाला आपको जो एग्जाम्पल दिया मैंने सर, हमने अक्रॉस इंडिया 1000+ इवेंट करे होंगे उसके बाद, और खतरनाक रिस्पॉन्स सर, मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा होगा सर। आज आपके लगभग 20 ऑफिस हैं इंडिया में? जी सर। तो अभी ये जो 20 ऑफिस हैं आपके, कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा है? सर उत्तराखंड में सर मेजरली, पंजाब बेल्ट में है सर, गुड़गांव में है सर,
दिल्ली एनसीआर में सर ऑलमोस्ट हर जगह, नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गाजियाबाद हो गया, उसमें गोवा में सर। वेरी गुड। अगर हन्नी भाई पीछे जा करके देखें कि मेरे को 20 साल लगे यहाँ पहुँचने में, आपको लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या, पछतावा क्या है, यार ये नहीं करना चाहिए था, नहीं तो मैं और जल्दी पहुँच जाता। सर बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। बेस्टेस्ट लाइफ दी है भगवान ने सर, इतने लेसन दिए सर, सारे ड्रीम फुलफिल करें सर, तो कोई रिग्रेट 0% है सर। सीखने को इतना कुछ मिला सर, इतना कुछ सीखने को मिला है सर, हर साल में इतनी कुछ सीख है सर सीखने को। बस सीखने वाला है सर, पूरा मतलब ये तालाब है सर, पूरा समुंदर है सीखने के लिए। तो अगर मैं कोई चीज़ मिस करूंगा तो सर मैं, सर गलतियों से सर सीखना है सर, बेस्टेस्ट लेसन है सर। नुकसान कर, जहाँ आपने नुकसान कर दिया बहुत और अच्छा लेसन है, बहुत बैड डेप्स करे सर, और इतनी अच्छी सीख मिली है सर। कांटा मारे आगे निकले, कांटा मारे आगे मिले, रिग्रेट करते हैं सर तो पछतावे में ज़िंदगी निकल जाती है सर। बहुत सारे लोग आपकी टीम से निकल के अलग अलग जगह ब्रोकर्स बने हैं और हाँ, अच्छा काम भी कर रहे हैं उनमें से कई, और कईयों ने बहुत सॉलिड भी किया है कि नहीं। अगर वो आपके बारे में आज अगर आपकी पीठ पीछे तारीफ करते हो तो आपके बारे में एक बात क्या बोलते होंगे? हनी भाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके। तो ये बोल रहे सर चीज़ के लिए सर, एक्चुअली क्या है सर, ड्रीम्स है सर। अगर आप, अब वो डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा कि आपके यहाँ से निकल के बहुत सारे चैनल्स बने होंगे, ठीक है, अब उनके यहाँ से भी निकल के चैनल्स बनेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ से नहीं होगा ये चीज़। तो ये तो सर, ये तो मतलब होता ही रहता है सर अल्टीमेटली। बायर पे आते हैं, कस्टमर पे आते हैं, इन्वेस्टर पे आते हैं, रियल यूजर पे आते हैं, रियल कस्टमर पे आते हैं। आज बैठ करके हो सकता है कि वो लोग भी जब वीडियो देख रहे हो, यार मेरे को भी भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, कुछ बचा रहा हूँ, कुछ लोन ले लूँगा, कुछ ऐसा वैसा करके अपने आप को स्ट्रेच करके एक प्रॉपर्टी और लूँगा। क्या सुझाव देना चाहते हैं एक बायर को कि इन चीज़ों का ध्यान रखे या इस समय यहाँ इन्वेस्ट करे, या कोई इन्वेस्टमेंट पे आप टिप्स देना चाहें? सर अभी क्या है कि जो दिल्ली एनसीआर है, मैं पहले दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी जगह होगा, या बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वो ना सर आज एक अफोर्डेबल सेगमेंट खत्म हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। सारा कुछ प्रीमियम सारा कुछ वही चल रहा है। एक क्या होता है कि हम भी ना, हमारी सोच भी ऐसी हो गई इन्वेस्टर्स की भी कि यार हमें आसपास, अपने घर के आसपास ही इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है, बड़ी बन रही हैं सिटीज़ और अच्छी ग्रोथ ले रही हैं। दो मैं चीज़ें बता ही चुका हूँ आपको, हॉलीडे और होली, वहाँ पे रेंटल रिटर्न बहुत अच्छी आई हैं आपको। तो सर यही सारे सुझाव हैं सर अल्टीमेटली। तो यहाँ अगर, क्योंकि आज जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर, एक सर कर्व आ चुका अब, ठीक है। अब ऐसे एक कर्व, ये ऐसा नहीं कि हर 2 साल में 3 साल में डबल होती रहेगी प्रॉपर्टी, वो हो चुका सर। अब जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो बहुत मिनिमल रहेगा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोनेंशियल होगा कि बहुत ज़्यादा जंप ले जाएगा। पर डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे वो जंप लेना रह गया है, तो वहाँ इन्वेस्ट करना सर। जहाँ जंप लेना रह गया वहाँ जाएं और अपने इलाके से बाहर भी निकलें। ऑब्वियसली सर, क्योंकि बहुत मैं देखता हूँ लोगों से ना कि यार मुझे घर के पास तो देख लें प्रॉपर्टी, ऐसी जगह हो जहाँ 2 घंटे बाद चले जाएं, प्रॉपर्टी देख लें, ठीक हो। सर वो वक्त चला गया। आज के रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दो जाके, आपको बिल्डर एग्रीमेंट है आपके हाथ में, सब चीज़ें आपके हाथ मजबूत हैं। इनफैक्ट मैं तो इसमें पेन एरिया बताऊँगा, बहुत अच्छी बात आपको सर ये इससे निकल कर आई कि मैं दोनों का पेन एरिया बताऊँगा इसके अंदर, कि आज डेवलपर के साथ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में डर लगा रहता है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ प्रोजेक्ट डिले हो गया ना सर, और प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब आप 3 साल का प्रोजेक्ट डिलीवर करना है आपने और प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट की आपकी जो टाइम एक्सपायरी डेट है वो क्रॉस हो गई, तो कस्टमर के पास रह रहा है जाके वो कम करने का पूरा हक है। उसके बाद कि मुझे MCLR प्लस 1% के साथ, MCLR प्लस 1% के साथ मैं रिफंड ले लूँ डेवलपर के साथ। अब उसके रेट बढ़े नहीं वहाँ पर, ठीक है, और उसके लेट से उन्होंने 5,000 रुपये स्क्वायर फीट चीज़ बेची है, 1,000-1,500 का इंटरेस्ट बैठ गया उसमें। ऐसे 50 कस्टमर पहुँच गए ना सर, वो डेवलपर खत्म हो जाता है सर। भाई डेवलपर कई बार ऐसा भी करता है कि आज एक ज़मीन ली, प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहाँ पे, उसका टोकन दिया, टोकन दे करके बाज़ार में कलेक्शन करनी शुरू कर दी, उस पैसे से फिर अगली ज़मीन ली, उसमें जा कर के 5% 10% टोकन दिया, फिर अगले प्रोजेक्ट में चला गया। तो ये जो एक दिन में एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के साथ था, सर मैं ही करेक्ट कर दूँ आपको सर, 10 साल पहले वाली कहानी होती थी, रेरा से पहले वाली, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। रेरा की स्टैम्प लग गई अल्टीमेटली, आपके नक्शे सारे अप्रूव्ड है। एक चीज़, रेरा सारा पोस्टमार्टम कर देगा आपका, ठीक है, तो रेरा बेस्टेस्ट चीज़ हुई है और इंडस्ट्री के लिए, तो सारा पोस्टमार्टम कर देगा आपका एक ही चीज़ का। इससे क्या खराब डेवलपर बाहर हुए हैं सर आपके एंटी बैरियर हो गया ना, फुली पेड अप लैंड होने, मतलब आप पैसा लेके एंटर कर रहे हो, टोकन से एंटर नहीं कर रहे हैं। अप्रूवल्स आपके पूरे होने चाहिए, एक एक चीज़, आपके बैंक अकाउंट हो गए, सारी चीज़ हो गई A to Z, रेरा में अपलोड होगी साइट पे, उसके आपको रेरा नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जाके आपका एस्क्रो अकाउंट खुलेगा बैंक का,
ठीक है, उसके बाद जाके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो कस्टमर को रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए। 100% सर। अच्छा, एक बात आप बताओ, मैं नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में सडन सर्ज देखा है हमने एक रियल एस्टेट में। हम देख रहे हैं कि मतलब कई बार इसको लोग ना इन्फ्लेशन बबल भी बोल रहे हैं। तो क्या नेचुरल मार्केट करेक्शन होगा, ये जो प्राइसेस अचानक पिछले कुछ समय में बढ़े हैं? सर अभी जहाँ पेमेंट प्लान आएंगे, पेमेंट प्लान आएंगे डिफरेंट तरीके के, वो पेमेंट प्लान देखने को मिलेंगे इस समय। करेक्शन तो कहीं नहीं दिखेगा सर आपको, इस समय पेमेंट प्लान मार्केट में आएंगे, वो छा जाएंगे। कोविड के बाद वापस रियल एस्टेट पिकअप करना शुरू किया, लोगों ने आपने बताया कि बाहर आना शुरू किया, दूसरा मकान लेने की कोशिश करी, सब थोड़ा बाहर आ रहे थे। उस समय आपकी ब्रोकिंग आर्म के अलावा यानी मैं आपकी अपनी कंपनी एचएनएस आपने साथ में शुरू करी थी, होम एंड सोल, उसका क्या रहा? उसमें कुछ पिकअप आया? सर होम एंड सोल ने ना बहुत बुरा वक्त देखा, जो बुरा वक्त 16 के बाद चल रहा था वो सर, उसमें मैं भी उस नाव में सवार था। तो 21 तक सर वो बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त में थे, और उससे पहले हमने सिर्फ 10 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर करा था आउट ऑफ 50 लाख स्क्वायर फीट। सारे प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, मेरी वाइफ उसे बहुत मेहनत से हैंडल कर रही थी, पर डेफिनेटली एक कंधा चाहिए होता है इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे सर, होटल था, मॉल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो जो आखिरी बताऊँ मैं आपको। तो क्या हुआ सर कि 3 साल पहले, मैं आपसे अप्रोक्सीमेट 3 साल पहले सर मैंने वो हैड पहनी और मैंने उस पर बहुत मेहनत करी। मैंने अपनी लाइफ का डार्केस्ट ईयर ये 3 साल जिए होंगे सर। ये 50 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर करने के लिए? सर मैं बोलूँ 50 लाख तो सर ये बहुत बड़ा हाथी था मेरे लिए। बहुत सारी सिचुएशन थी, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, डिलेड होता है ना तो सर रेरा, और बहुत सारी चीज़ें होती है, रिफंड्स हो गए, परेशान करने कैंसिलेशन हो गए, रेरा एक्सपायर हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, बैंक हो गया, बैंक के लोन है, कस्टमर के लोन है। तो सर मैं जब एंटर कर रहा तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये पब्लिक का पैसा, प्रॉफिट तुम्हारा तब होगा जब डिलीवरी हो जाएगी इसकी, उससे पहले ये तुम्हारा पैसा नहीं है। 3 साल मैंने सर ब्लैक टी शर्ट पहनी होगी और ब्लू डेनिम पहना होगा, कोई ब्रांड या तो किसी ने गिफ्ट करा होगा या वो नकली पहना होगा। सर मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करी। टूर्स एंड ट्रैवल, हर एक चीज़, सारी लग्जरीज को सर किनारे कर दिया सर। तो लेज़र फोकस हो गया कि सर ये कस्टमर की डिलीवरी करनी है, इससे बाहर निकलना है टर्मोइल से, इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतनी मेहनत करी सर, इतनी सर 18 घंटे 16 घंटे डेली, सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप। सर लेबर के नाम तक याद हो गए, इतनी मेहनत करी। मैं इतना कहता हूँ इस 3 साल के अंदर वो सारा मेहनत किसी ने नहीं करी होगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। ये डंकी की चोट बोल रहा हूँ सर। आप क्या लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट फंस भी सकता था? सर फंसे हुए सर, वो आज बैंकरप्ट हुए, कल बैंकरप्ट हुए, अभी इसको संभाल रहा है, इस प्रोजेक्ट को दूसरे को संभालना पड़ रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट काम है सर ये। आसान दिखता है दूर से पर बहुत ही डिफिकल्ट है। जहाँ इन्वेंट्री आप बेच दो और ये एकदम चीज़ें, क्योंकि सर लीगल चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें, वो बहुत टर्मोइल हैंडल करने का। तो सर मैं ये झेलते झेलते ना सर आखिरी में क्या हुआ सर, लास्ट ईयर आते आते सर हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। कभी ब्रेकडाउन हुआ? हाँ मतलब सर मैं एक 6 दिसंबर की बात है, मेरे को जाना पड़ गया डॉक्टर के पास, अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने 4, मेरा दोस्त है गौरव कटियाल, वहाँ उसने 4-5 डॉक्टर से मिलवाया। उन्होंने तो भाई पूरे इतने सारे पर्चे बना दिए। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कभी देखी नहीं थी। तो सर वहाँ से निकल के सोच लिया सर कि इसको, ये जब मेरा सबसे बड़ा गोल था वो अचीव करना है, तो मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। सर जैन फेब मार्च सर मैंने बॉडी को तड़पा दिया। मैं सर 11 साल बहुत मेहनत करी। तो मैं, मेरे ट्रेनर और आपके ट्रेनर फॉर्चुनेटली सेम है, तो मैंने अजय सर को दिखाई फोटोग्राफ, 11 साल आपने वजन बहुत कट डाउन किया। हाँ, तो अब मैं वो सर वहाँ से बता रहा हूँ ना वो कहाँ से। तो सर जहाँ लग जाती है ना बात, जबानी में शिकार है ना सर, जब अब हर्ट हो गए सर, दुम पे पैर रख दिया तो सर बहुत तेज़ दौड़ना है। तो सर मुझे ये बनना है। तो उन्होंने मुझे बोला सर इसमें तो 1 साल लगेगा, 11 साल पीछे पहुँचने में 1 साल लगेगा। ऐसा मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 3 महीने का टाइम है मेरे पास, ठीक है, 31 मार्च तक का फाइनेंशियल एंड तक मुझे चाहिए कि उसके नेक्स्ट 3 महीने मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, उससे पहले मुझे जीना है, ठीक है। उस ड्रीम को मेरे को जीना है। कह रहा बहुत मुश्किल है। मैंने कहा आसान काम बिल्कुल समझ में नहीं आते, आप बताओ करना क्या है। तो उन्होंने सर मुझे बोलते चले गए, मैंने कर दिया। उन्होंने सर इंद्रियों को वश में करना था, मुझे बहुत पहले से आता है सर वो करना। सर मैंने सर टेस्ट बेड ख़त्म कर दिया अपने, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत जिस्म तोड़ा सर अपना। सुबह वर्कआउट, रात को वर्कआउट, मिस कर दिया 3 बार वर्कआउट, खाना पीना छोड़ दिया सर कुछ ही। मतलब सोच लीजिए शुगर के एक दाना नहीं गया होगा पेट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में थी, मेरी दीदी के सुबह उनके हाथ की चाय, वो छोड़ना सबसे डिफिकल्ट काम था, वो भी छोड़ दी सर। ये दूसरा डिफिकल्ट काम था, उन्होंने कहा 8 घंटे सोना रिकवरी के लिए। सर वो काम भी करना पड़ गया मेरे को, मैंने वो भी कर दिया। सर मैं 3 महीने, उन्होंने टारगेट दिया, 7 दिन पहले आपके पॉडकास्ट बैठा हूँ सर, अचीव कर दिया टारगेट मैंने। कितना वजन कम किया? 14 किलो कम करा सर। अच्छा। अब बहुत आसान काम था सर, उसको मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो सब सिर्फ 150 ग्राम पर डे करना था सर। वो बहुत ही आसान काम था, 150 ग्राम पर डे करना बहुत ही आसान काम था, मैंने कर डाला सर उस चीज़ को। और सर मैंने उनको आज सुबह जब मैं उनसे बोल के आया, मैंने कहा सर ये फोटोग्राफ दिखाई थी मैंने अचीव कर लिया। बोले और नीचे मत जाना भाई, सब दुख जाओ यहाँ पे। तो सर ये अचीव करा। तो अब मैं इसके बाद आता हूँ सर, जो जहाँ मेरा दिल धड़कता है सर, होम एंड सोल।
होम सोल का एक प्रोजेक्ट है बुलेवर्ड वॉक। सर इसके बारे में ना मैं नॉन स्टॉप 3 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। तो सर इसमें आपने अपना सब कुछ झोंक दिया है। सर इसमें सब कुछ क्या है, मैं इसकी ना शुरुआत ऐसे बताता हूँ कि हमारे मुराद में कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुंभा जोड़ा। अब सब मैं जा रहा हूँ ट्रैवल करने कि मैं किसी अच्छी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, जैसे बुर्ज खलीफा में जा रहा हूँ, तो वहाँ से कोई चीज़ चुरा ली, बता रहा हूँ चोर हूँ सर। तो महीना में स्टैंड गए, सिलावी में गए, वहाँ पे कोई चीज़ चुरा ली। थाईलैंड में एक सर सेंट्रल मॉल है, उसका हिल्टन लगा हुआ है, तो सर वहाँ घूम घूम के गाड़ी गई सर, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे थे मीतू भाई, तो उनके साथ घूम घूम के गया मैं गाड़ी में, और उसमें फिर मॉल में एंटर कर रहे हो, मल्टीपल कार पार्क बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा मीतू भाई कभी बनाए ऐसे करके, होता है कि बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे इस टाइप से। तो सर जब प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे होते तो सब चीज़ डाल दी इसके, सर ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। उसमें टाइम स्क्वायर के तो वहाँ एलईडी दिखी बहुत अच्छी सी 3D वगैरह, तो वहाँ पर बोला कि ये भी डाल दो इसके अंदर, बड़ी बना देना, बड़ी टॉलेस्ट रेस्टोरेंट बना दो, कार पार्क बना दो 11 फ्लोर तक की, टॉलेस्ट होटल बना दो नॉर्थ इंडिया का, और ऐसा कर दो वैसा कर दो, बहुत कुछ डाल दो। तो अभी आपका जो 5 स्टार होटल है वो टॉलेस्ट है नॉर्थ इंडिया। टॉलेस्ट नॉट, बट 32 फ्लोर का सर। तो अभी सर मैं वहाँ पहुँचा नहीं, मुझे पहुँचने दो वहाँ तक सर। यहाँ तो सर 3 मिनट मांगे सर आपसे, मैं जल्दी खत्म कर दूँ प्रॉफिट। अब सब ये सब चीज़ें हो गई, तो मैं जब कर रहा था तो मेरे दोस्त थे गौरव माथुर, मेरे 2 पढ़े लिखे दोस्त हैं, दोनों फॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, दोनों मेरे साथी हैं, मेरे को हेल्प करते हैं सारी कंपनी हैंडल करने में। तो वो मेरे को निकल के बोलता है कि भाई साहब हाई स्ट्रीट बनाओ, आप ही कहते हो शादी नहीं करनी, प्रॉपर्टी है, बेचो और निकलो, काटो और निकलो। मैंने कहा भाई अब देख औकात के हिसाब से देता है भगवान, ड्रीम आया है तो करूँगा पूरा, इसी में आ रहा है, यहीं से वाइब आ रही है सर। वाइब आती है ना सर, पिच पे देख के किसी भी, अगर बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, तो उसे पिच पे देख के वाइब आएगी, बाउंस लेगी नहीं लेगी। मैंने कहा यहाँ ये बनना चाहिए, जस्टिस होगी यहाँ की, ये बनाऊँगा यहाँ पर। कह रहा है ये मत बनाओ, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत फंड चाहिए होंगे। तो मैंने टॉस कर लेते हैं, तो टॉस करी, मैं जीत गया। मैं तो भगवान चीख के कह रहे हैं तुझे बनाना चाहिए, मैं तो ये बनेगा यहाँ पर। सर मैंने ना उसमें सब कुछ झोंक डाला सर, मैंने अपने आप को जला डाला उसके अंदर सर। उसके अंदर मैं ये बोलता हूँ सर, उसके अंदर ना सीमेंट के साथ ना पानी लगा, मेरा खून लगा हुआ सर उसके अंदर। और ये जो मुझे जानता हो ना इस बात पे बोलेगा सर, मैं दिन रात मेहनत करी उसके लिए। और सर मेरे को छोटा काम मिलता था ना क्रॉस इंडिया, कहीं पर भी कुछ भी ट्रैवल, कुछ भी बेचना, कुछ भी करना है सर, मैं उस काम जरूर करता रहा कि मुझे इसे सींचना है इसको। और सर अभी मैं आपको ये बताऊं सर, वो इतना सुंदर निकल के आया सर, ताजमहल को बनने में सर 22 साल लगे थे, 50% कम टाइम में सर ताजमहल बना दिया सर, इतना सुंदर बनाया सर उसको। क्या लोकेशन है इसकी, लोकेशन समझाइए सर नोएडा एक्सटेंशन, क्या एडवांटेज है लोकेशन की? सर वो एडवांटेज वगैरह सब दुनिया जानती है, मैं तो बताऊँ सर कि जब वो अगले 3 महीने खुलने वाला है तो दुनिया देखेगी सर उसको कि क्या बनाया, क्या तराशा है इसको सर, इतनी मेहनत से। 2-3 कारण बताओ दुनिया क्यों देखेगी। सर टॉलेस्ट रेस्टोरेंट बना दिया, टॉलेस्ट ब्रूअरी बना दी, वहाँ पे बिगेस्ट एलईडी वॉल लगी हुई है वहाँ पर, आप देखिए आगे आज प्रेजेंट, और 3 महीने खुलने वाला है सर। 3 महीने में आपको शॉपिंग करा रहा हूँ सर मैं आपको वहाँ पर। और वहाँ बहुत बड़ा ब्रांड है सर, एक कारफोर करके ब्रांड है सर। मैं जब दुबई में जाता रहा सब अपार्टमेंट रहता, हाँ कारफोर, तो वहाँ जाता रहा शॉपिंग वॉपिंग करने, तो सर वो ये इंडिया का लेवल 1+1 डी-मार्ट है। सर मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, ये दुनिया करेगी कंपैरिजन चीज़ का, पर ये है ज़रूर कि वो इंडिया का पहला स्टोर यहाँ से खोल रहे हैं सर। बड़ी कंपनी है बहुत सर, यूरोप में बहुत हैं, दुबई वगैरह में हर जगह दिख जाएंगे आपको, पर इंडिया का पहला स्टोर सर वहाँ से शुरुआत होगी सर। मैनिफेस्टेशन है सर, मैनिफेस्टेशन है सर। और सर बधाई हो आपको यार, ब्यूटीफुल मॉल बनाया सर, अल्टीमेट मॉल बनाया, अल्टीमेट होटल। अभी लेगा टाइम लेगा थोड़ा सा सर। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड बताऊं सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अपना जी, बहुत सुंदर रिपोर्ट कार्ड है सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत में सर, इतनी मेहनत करने का जो रिपोर्ट कार्ड भगवान ने दिया ना, बहुत अच्छा दिया सर। एक हमारा 400 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था हॉल्ट एक्सप्रेस, वो सीसी आ गया सर उसका इस फाइनेंशियल ईयर में। एक सर हमारा पीएससी करके बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, जिसमें हर अपार्टमेंट पूल है, पहला प्रोजेक्ट है वो इंडिया का, हर अपार्टमेंट पूल है, हर अपार्टमेंट में पूल। एक हमारा सर प्रोजेक्ट जो बुलेवर्ड वॉक जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसके ऑफिस टावर का सीसी अप्लाइड है, मॉल का सीसी आ गया सर। इसके बाद सर हमारा एक और प्रोजेक्ट है फैशन रेसिडेंसेस करके, हम यमुना एक्सप्रेस वे, उसके 3 टावर से बी और सी टावर का हमने सीसी अप्लाई कर दिया। उसके बाद सर एक और प्रोजेक्ट है हमारा पीएससी नोएडा करके, उसका सीसी अप्लाइड है। उसके बाद अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स हैं, गोवा, अयोध्या, ऋषिकेश, उनका रेरा आ चुका है हमारे हाथ में। तो ये 1 साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का सर रिपोर्ट कार्ड है मेरा सर। वेरी गुड, बधाई हो, बहुत बधाई तो हो। ये आपका रिपोर्ट कार्ड ना बहुत रेयरस दिखेगा सर, छोटे प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत लगती है सर। सर सीसी क्या होता है हमारे धंधे के अंदर ना सर, वो एक स्टैंपिंग होती है, तुम बस निकल गए यार, नदी पार कर गए। एक ही बात बोलता हूँ सर मैं टीम से भी ना सर, जब अंत में ना कहानी बनना हो ना, तो सर पढ़ने वाले को मज़ा जरूर आना चाहिए। ऐसी कहानी बनो, इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत के साथ करो कोई काम भी,
पढ़ने वाला मज़ा ज़रूर आएगा। और सर जब मैं आपके पॉडकास्ट पे आ रहा था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस के लिए इधर 2 चीज़ें ज़रूर पूछता हूँ अपने आप से कि ये शीशे में खड़े हो गए कि ये सामने जो इंसान खड़ा है इसे फॉलो करना चाहिए। अगर आंसर है येस, और दूसरा पूछता हूँ तो अपने आप पे प्राउड फील करता है, आंसर है येस, तो सर मैं दुनिया जीत लेता हूँ उस टाइम पर। तो मैं वो दोनों क्वेश्चन पूछ के आया था, मुझे आंसर मिल गए थे सर। ये जो टॉलेस्ट आपने होटल बनाया है इधर, इसका आप कह रहे हो थोड़ा टाइम में डिलीवरी होएगा? सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, इसके लिए ना आप मानो कि किडनी तक को काम पे लगा रखा है, तो आप समझे कि पहले ये होगा डिलीवर, उसके बाद सर उस पर आना पड़ेगा। अब एम्बिशियस प्रोजेक्ट होते हैं ना सर, अल्टीमेटली तो खून बहुत पीते हैं सर। मान लो किसी को होटल अगर खोलना हो तो 4 स्टार खोलना ज़्यादा बेटर रहता है आरओआई वाइज, या 5 स्टार, या बजट स्टैंडअलोन होटल्स, या ब्रांड के साथ होटल्स? इसको थोड़ा, अब आपने इतने दिन में इस पे काम किया है, एक थोड़ा एनालिसिस अगर 2-3 पॉइंट का दे सकें, किसी को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, क्या होटल पे आरओआई अच्छा आता है? सर एक्चुअली क्या है कि इसके साथ ना अगर आप रियल एस्टेट ऐड कर दोगे ना तो आर बहुत अच्छा है सर आपका। रियल एस्टेट क्या है सर कि बहुत सारी होटल चेन्स हैं आज की डेट में जो कि आपको ना परमिशन देती है सर्विस करने की। तो होटल क्या है, एक सर्टेन फ्लोर तक आप होटल फिट कर दो, उसके बाद सर्विस फ्लोर डालो, आप उसमें सर्विस रेसिडेंसी डाल दो उसके अंदर, तो सेम होटल के साथ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब 5 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है आपकी, आप किस लोकेशन में बना रहे हो। अब सर वो लोकेशन सब्जी मंडी है तो डेफिनेटली मैं आपको 5 स्टार होटल बनाने के लिए नहीं बोलूँगा वहाँ पर। वो लोकेशन जो है सर वो वसंत विहार है फॉर एग्जाम्पल, या कोई प्रीमियम लोकेशन है, वहाँ मैं बोलूँगा आपसे कि यहाँ पर आपको 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी बनानी चाहिए। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर सर। वो रियल एस्टेट जब ऐड ऑन कर दोगे इस चीज़ के अंदर कि आपने होटल हो गया और सर्विस बाय हो गया, स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट हो गया, रेसिडेंसीज हो गए, तो उससे क्या होगा, जो उन्हें सेल करने के बाद आपको आरओआई बेटर आ जाएगा, उससे आप होटल आराम से बनाते हो, होटल आप बिल्डिंग करते हो, बनाते कैश फ्लो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर डेफिनेटली आप वो सेल करते थे ना। आपने होटल 1 लाख स्क्वायर फीट 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आपको अपना हो गया, 3 लाख 4 लाख स्क्वायर फीट बना के भेज दिया। अरे मेरा क्वेश्चन है, आपको 20 साल हो गए, अगर अपने 20 साल के जो आपने एज ए ब्रोकर, एज ए लीडर इस इंडस्ट्री में लीड किया है, उसका अगर शुद्ध देसी घी, उसका निचोड़ देना हो आपने, जितने भी ब्रोकर्स देख रहे हैं या जिसने भी देखा है, वो अपने किसी रिश्तेदार ब्रोकर, अपने दोस्त ब्रोकर को ये वीडियो शेयर करे, क्या होना चाहिए? मैं 3 चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे, मुझे 20 साल में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रोकर के लिए क्या है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे तो उसका गेम चेंज हो जाए, वो फेल ना हो जाए। सर इतनी शानदार निचोड़ बताऊंगा आपको। पहला निचोड़ है सर, लाइफ में कुएं के मेंढक मत बनो, बाहर निकल के खेलो। बाहर निकल के खेलो मतलब? सर आज क्या होता है, सीमित कर लेते हैं अपने आप को, जहाँ बैठे ना उसके आसपास इर्द गिर्द खेलेंगे, आज घर डिनर भी घर पे पहुंच के करना है, अरे बाहर खेलो सर, पूरा जहाँ रियल एस्टेट है वहाँ जाओ, ट्रैवल करो, इतना कुछ है, तुमने सीख लिया है, तुम मंडी बैठे तुम सीख चुके हो। आज तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम आज iPhone 17 हो तो वहाँ पर आज पेजर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तुम्हारी जो सीखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। जहाँ ग्रोथ आ रही है वहाँ जाओ, वहाँ ग्रोथ आ रही है, कहीं पे आ रही है सर, जहाँ भी रियल एस्टेट है, जहाँ आप सीख चुके हो सर, अल्टीमेटली इनकैश करो ना, एक्सपीरियंस हमारे पास। ठीक है, बाहर निकलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, रिस्पेक्ट। आप अपनी कस्टमर इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, उसे वेट मत कराओ, उसकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो और जितनी इज्जत कर सकते हो वो बहुत अच्छी है। वहाँ कस्टमर आपको भगवान है, उसे इतनी इज्जत देनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। सर हमारे धंधे में ना सर, क्रेडिबिलिटी में बोलता हूँ, चेक बाउंस होना नहीं है कि चेक बाउंस हो गया सर, फ़ोन ना उठाना, फ़ोन का रिप्लाई नहीं करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है मेरे हिसाब से इंसान की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ सर। अरे भाई 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, मैं डेवलपर्स के लिए बात करना चाहता हूँ। अब आप ब्रोकर भी रह चुके हैं, डेवलपर भी रह चुके हैं, कॉन्ग्लोमरेट आपने अपने आप में भारत के अंदर बिल्ड किया, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर कोई नया डेवलपर है, छोटा बिजनेस कर रहा है, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़ पे जाना चाहता है, प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा है, अगर आप मुझे 20 साल का निचोड़ दे दो डेवलपर को, किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? भाई किसी ना किसी डेवलपर को जरूर शेयर कर रहे होगे आप ये वीडियो, हर डेवलपर को काम आ जाए 3 चीज़ों का निचोड़, ऐसा 3 पॉइंट में फेल ना हो आदमी, वो ये 3 चीज़ें पकड़ ले, नैया पार हो जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमली पेमेंट सर। जो कमिटमेंट्स करी हुई है ना सर, अल्टीमेटली ओवर कमिट मत करो, जो टाइमली कमिटमेंट है आपकी, टाइमली पेमेंट्स की कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल करो, चाहे वो वेंडर्स को हो चाहे वो ब्रोकर्स को। सब ब्रोकर पहले नहीं होता है, पहला एक ब्रोकर इंसान होता है जो लाके कनेक्ट करता है कस्टमर को टू डेवलपर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका होता है सर, ठीक है। वो लाके जो उसके पास उसका एसेट तो कस्टमर है ना सर, वो उसके बाद लेके आ रहा है, जो उसके पास ये भी है कहीं और भी लेके जाता है, तो वो लाके आपसे मिलवा रहा है, ट्रस्ट है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होना है ब्रोकर होना चाहिए, टाइमली पेमेंट सर उसकी, वेंडर्स की, आपकी जो भी वेंडर आपके कनेक्ट हो रहे हैं, जो कमिटमेंट आप कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो सर, उसको कंप्लीट करना। तीसरा, अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना सर उसको, तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना, साहब मेरे से ये गलती होगी, 6 महीने बाद कर दूंगा, साल बाद कर दूंगा, बचना नहीं है उससे, तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना। सब प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उससे फेस करना होता है।
तो ये प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा होता है सर। कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता आज की डेट में कि मैं आज बर्बाद करने निकला हूँ किसी को। तो उसको फेस कर लो, उसको सॉल्यूशन दे दो सर, और उसको ढंग से बात कर लो, उसे रिस्पेक्ट दे दो, उसे आंसर दे दो उसकी क्वेरी का, सर वो जिंदगी भर आपका है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। ये सब के सब डेवलपर जो सुन रहे हैं या आप जो शेयर कर रहे हैं अपने डेवलपर सर्कल्स में, जो भी आदमी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रियल एस्टेट में काम कर, बहुत वैल्यूएबल। थैंक यू हनी भाई। बहुत रियल एस्टेट में सच बात करूंगा, फिर साफ बात करूंगा और सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ। ढोलेरा का जो ड्रीम बिल्ड हुआ था बहुत अच्छा बिल्ड हुआ, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, पर अभी मैं महसूस करता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ लोग भी आ गए हैं। आपका ढोलेरा को लेके एक्सपीरियंस क्या है, और अगर हमारे को कुछ अगर लोगों को एडवाइस देनी है तो क्या 2-3 एडवाइस का ध्यान रखें ढोलेरा में जाने से पहले? सर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी एडवाइस दे चुका हूँ। सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है सर, रेरा अप्रूव्ड हो प्रोजेक्ट आपका, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अल्टीमेटली जो है रेरा देगा इस चीज़ को, आपके पैसे की जिम्मेदारी वहाँ पर है। दूसरी सर बैंक लोन हो वहाँ पर, रेरा अप्रूव्ड है तो बैंक लोन मिलेगा। तो सिंपल सी बात है सर ये 2 पैरामीटर मैच कर जाए, कहीं प्रॉपर्टी ले लो आप। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई पहली चीज़ आपको लीगल टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको बैंक लोन मिल रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा सब चीज़ों को काट छांट के आप लोग बाहर कर दें, हाँ, पैसा रिस्क में जो जाएगा। भी इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे डेवलपर्स निकल जाएंगे इसके अंदर इस चीज़ से बाहर, और निकल के जाएंगे वो एफर्ट डालेंगे रेरा अप्रूव कराने की उसको, बस। नीट एंड क्लीन आंसर, फैंटास्टिक। ये आप शेयर करिए, जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। कंटेंट पे इस समय सारा का सारा टाइम शेयर और माइंड शेयर कैप्चर किया हुआ है ईरान वॉर में। ईरान दुबई पे लगातार अटैक कर रहा है, दुबई रिटेलिएट नहीं कर रहा। अबू धाबी पे अटैक कर रहा, अबू धाबी रिटेलिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ड्रीम्स पे बिल्ड थे हनी भाई, और ये चाहते नहीं है कि लोगों को ये मैसेज देना अगर ये लड़ने में आ गए वापस और किसी तरह भिड़ गए और यूएस को ज़्यादा जगह दे दी, ओपन में आ गए, तो बचा कुचा सपना भी टूट जाएगा। तो बचे कुचे सपने को बचाने के लिए बहुत पेशेंस के साथ चुपचाप बैठे कि नहीं अपन वापस उठेंगे। 40% से ज़्यादा इस समय मार्केट टूट चुकी है। जितना फंड हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है आज वो प्रॉपर्टी। तो इस समय प्रॉपर्टी की सप्लाई मुझे लगता है बैंक खोलते ही बिल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में बिकने के लिए, मुझे लगता है और प्राइसेस नीचे जाएंगे। आपको इस समय दुबई कैसा दिख रहा है? सर बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। देखो सर ये है ना, साइज टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं सर। आप 10 साल बाद ये तो नहीं कह रहे हो वॉर चल रही 10 साल तक, यहाँ कह रहे हो आप, ठीक है। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं, अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर नहीं पहुंचेगी प्रॉपर्टी सर। इस समय बेस्ट है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, बेस्ट है कि आप भैया 2 डे मिल रही है आपको जी, आपको वही प्राइस मिल रहा है जिस समय कोविड के आसपास चल रहा था। तो बेस्ट है सर इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ भी चीज़ जो है ना टेम्पररी हो ना सर, उसको आप भूल जाओ सर बहुत जल्दी। लोग साल बाद बात भी नहीं करेंगे, 6 महीने बाद बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। आपको लगता है साल भर में दुबई बिल्डअप हो जाएगा? सर 1000% सर। मतलब ये है कि ये बहुत ही जो करंट सिनेरियो है सर, इससे हर एक चीज़ इफेक्टेड है, वो कंट्रीज भी इफेक्टेड है। कोई नहीं चाहता सर ये सब कि परमानेंट चलती रहे ये चीज़ें, क्योंकि हर बंदा आज तो हम भी इफेक्ट होने वाले हैं सब चीज़ों से। भाई लोगों, रियल एस्टेट में राइट मूव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पलक झपकते ही गेम से आप बाहर हो जाते हो। एकदम रियलिटी चेक जरूरी था। आज जो हमने बातें करी वो बाहरी बातें नहीं करी, रियल बातें करी।